लगन, विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास, दौलतमंद बनने की ओर 8वां कदम, चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्रायः उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वो लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वो अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। हेनरी फोर्ड को भी क्रूर और निर्मम समझा जाता रहा है। ये गलतफहमी इसलिए हुई कि वो ऑफिस में अपने प्लान के प्रति लगन से जुटे रहते और जुटे रहने के लिए जोर देते थे। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु ये गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने में आमतौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करने की जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और इनके साथ लगन का समावेश करना चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को इस इरादे से पढ़ रहे हैं कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 कदमों का अनुसरण करना शुरू करेंगे। जब तक कि आप उन 2% लोगों में से ना हो जिनका पहले से ही निश्चित लक्ष्य हो, जिसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो और जिनके पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई निश्चित योजना है, तब तक आप निर्देशों को पढ़ेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे और उन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। समूची उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है चाहत। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है। अगर आप पाएं कि आप में लगन का अभाव है, तो इस कमजोरी का इलाज ये है कि आप अपनी चाहत की आग को प्रबल बना लें। पुस्तक को पूरा पढ़ें और फिर अध्याय 2 पर लौट जाएं और तत्काल 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितने उत्साह से इन निर्देशों का पालन करेंगे, उससे यह स्पष्ट रूप से साबित होगा कि आप में धन कमाने की कितनी अधिक या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अब भी धन की चेतना विकसित नहीं हो पाई है, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इस चेतना के विकसित होने के बाद आती है। दौलत उस आदमी की तरफ खींची आती है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खींचा चला जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है, तो आप अपने ध्यान को मास्टरमाइंड की शक्तिशाली वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों पर एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड समूह का घेरा बना लें और इस समूह के सदस्यों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से आप लगन को विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव और अंतर्मन के अध्यायों में भी आप लगन को विकसित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पाएंगे। इन अध्यायों में बताए गए निर्देशों का पालन करें जब तक कि प्रकृति आपके अंतर्मन में बनी तस्वीर के अनुसार आपकी इच्छित वस्तु आपको प्रदान न कर दे। उस बिंदु के बाद आपकी राह में लगन की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आएगी। चाहे आप जाग रहे हों या सोए हुए हों, आपका अंतर्मन हमेशा काम करता है। कभी कभार या झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा।
जब तक कि उनका पालन करना आपकी आदत न बन जाए। आवश्यक धन की चेतना को आप दूसरे किसी तरीके से विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मन इसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मन इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और इसमें इन्हीं नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मन में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मन को अपनी जकड़ में ले लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। इसके लिए चेतना को सचेत रूप से लागू करने या विकसित करने की कोई जरूरत नहीं होती। धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है जब तक कि आप में वो चेतना न उत्पन्न हो जाए। पूर्व पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे महत्व को समझें और इसके बाद आप दौलत कमाने में लगन के महत्व को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ आपकी जीत ही होगी। अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जगे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले सकते या एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपको अपनी मांसपेशियों पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने एक हाथ की उंगलियों को हिलाने में सफल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने नियंत्रण को पूरी उंगलियों तक ले जाते हैं, जब तक कि आप उसे उठा न लें। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मांसपेशी पर नियंत्रण कर लेते हैं और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप एपीआई मांसपेशी तंत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है। आप पाएंगे कि अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी इसी तकनीक की आवश्यकता होगी। पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति बढ़ाकर प्रयास करते रहें, जब तक कि आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल न हो जाए। लगे रहें, चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी ही धीमी क्यों ना हो। लगन के साथ आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते हैं तो इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी हासिल इसलिए की क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया था और उन्हें मजबूरन लगनशील बनना पड़ा। जिन्होंने लगन की आदत डाली है उन्होंने एक तरह से असफलता का एक तरह से बीमा करा लिया है। चाहे वो कितनी ही बार असफल हो जाएं, परंतु वो आखिरकार शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभवों द्वारा लोगों को परखता है, जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं तथा अंततः सफल हो जाते हैं। उनसे बाद में दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग इम्तिहान नहीं देते वो इसमें पास नहीं होते। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वो लक्ष्य हासिल होता है जिसका वो पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये ज्ञान कि हर असफलता अपने साथ अपने ही बराबरी के लाभ का बीज भी लाती है। इस नियम के अपवाद हैं। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हार कर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि पराजय और कुछ भी नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते।
परंतु हम जिसे देख नहीं पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वो ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो ना लोगों की मदद के लिए आगे आती है, जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अगर हम इस शक्ति को कोई नाम देना चाहें तो हमें इसे लगन कहना होगा। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन ना हो तो वो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। लगन की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है हॉलीवुड। दुनिया के हर कोने से लोग हॉलीवुड आते हैं ताकि वो ताकत, धन, भाग्य, प्यार और शोहरत कमा सके, या फिर जो भी इंसान सफलता के रूप में देखता है वो सब हासिल कर सके। ऐसा ही एक बार एक व्यक्ति ने हॉलीवुड में कदम रखा और दुनिया ने देखा एक और व्यक्ति ने हॉलीवुड पर अपना कब्जा जमा लिया। पर हॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को जमने नहीं देता। इसके लिए योग्यता के साथ कभी हार न मानने की आदत होनी चाहिए। तभी हॉलीवुड उस पर पैसों की बारिश करता है। पूरा रहस्य सिर्फ एक शब्द में है, वो है लगन। एक्टर जिसने हमें एशिया के मार्शल आर्ट्स के लिए जागरूक किया वो था ब्रूस ली। उसे जाने कब भुला दिया गया होता अगर उसके पास लगन ना होती। ली चीन से अमेरिका सिर्फ सपना और अपने साथ कठिन परिश्रम की ताकत लेकर पहुंचे। अपनी युवावस्था में उन्होंने कुंफू पर महारत हासिल कर ली थी, पर फिर वो कुंफू के अध्यापक बन गए। परंतु उनका मुख्य लक्ष्य एक्टर बनने का था। उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी पर छोटे मोटे रोल किए, पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब मिलने वाला था जब टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर को एक कुंफू सीरियल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान हो। वो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए थे और उन्हें उस रोल को पाने की उम्मीद जगने लगी थी, पर दुर्भाग्यवश वो रोल एक अन्य एक्टर डेविड कार्डाइन को दे दिया गया था। निराश ली एक्टिंग छोड़ फिर से अध्यापक बनने जा रहे थे। जब एशियाई लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें हार न मानने का और कार्य के प्रति लगन से समर्पित रहने का सुझाव दिया। जल्दी ही ये बात फिल्म इंडस्ट्री के हर तरह के लोगों के बीच फैल गई और ली ने नए रोल के लिए प्रयास करना जारी रखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई फिल्मों में कई रोल किए और उनकी छवि एक ऐसे एक्टर के रूप में बनी जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के प्रति संपूर्ण विश्व में जागरूकता फैलाई। इस वजह से उनका एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सम्मान किया जाता है। ये दुखद था कि उनकी इस सफलतम जीवन का अंत कम आयु में हो गया, पर उनकी प्रसिद्धि आज भी है। ब्रूस ली को सिर्फ उनके प्रशंसकों द्वारा ही याद नहीं किया जाता, बल्कि उन लोगों के द्वारा भी याद किया जाता है जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब उनका जन्म हुआ था। आज भी उनके टीवी शो और फिल्में संपूर्ण विश्व में देखे जाते हैं। बच्चन साहब की कविता भी इस बात पर सटीक बैठती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है, जिनमें निम्नलिखित हैं। पहला, निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं, ये जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये एक दृढ़ निश्चित व्यक्ति को कई बाधाओं के पार ले जाता है। दूसरा, चाहत। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल चाहत हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। तीसरा, आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की आपकी योग्यता में आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। आत्मनिर्भरता उस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा विकसित की जा सकती है जिसका वर्णन आत्म सुझाव वाले अध्याय में है। चौथा, योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वो कमजोर और पूरी तरह अव्यवहारिक हों, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। पांचवा, सटीक ज्ञान। ये जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार हैं और अनुभव या अवलोकन पर आधारित हैं, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। छठा, सहयोग। सहानुभूति, समझ
और दूसरों के साथ सद्भावपूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। 7वां, इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। 8वां, आदत। लगन आदत का सीधा परिणाम है। मन दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसे इसे खुराक दी जाती है। डर सबसे बुरा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होगी। युद्ध में सक्रिय रहने वाला हर आदमी ये बात जानता है। लगन की कमी के लक्षण। लगन के विषय को छोड़ने से पहले अपनी सूची बना लें और खास तौर पर यह निर्धारित कर लें कि आप में कहीं इस अनिवार्य मन की कमी तो नहीं है। साहस के साथ अपनी जांच करें और बिंदुवार जांच करके देखें कि लगन के 8 तत्वों में से कितने तत्व आप में नहीं है। इस विश्लेषण से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे जिनसे आपकी खुद पर पकड़ मजबूत होगी। यहाँ पर आपको वास्तविक शत्रु मिलेंगे जो आपके और बड़ी उपलब्धि के बीच दीवार की तरह खड़े होंगे। यहाँ पर आपको लगन की कमी दर्शाने वाले लक्षण नहीं दिखेंगे, बल्कि इस कमजोरी के अतार्किक में गहराई से बैठे कारण भी मिलेंगे। इस सूची को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछें कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो ये वो कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना होगा। पहली, आप क्या चाहते हैं ये जानना, इसे ठीक ठीक और स्पष्ट रूप से परिभाषित ना कर पाना। दूसरी, टाल मटोल की आदत, चाहे इसके पीछे कारण हो या ना हो। आमतौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने पाए जाते हैं। तीसरी, विशेष ज्ञान हासिल करने में रुचि का अभाव। चौथी, अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने के बजाय हर अवसर पर अपने हाथ से प्रकरण को दूसरे के हाथ में देने की आदत, इसमें भी बहाने बनाए जाते हैं। पांचवी, समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। छठी, आत्मसंतुष्टि। इस बीमारी का कोई भी सार्थक इलाज नहीं है और जिनको ये बीमारी है उनके लिए कोई आशा नहीं है। सातवां, उदासीनता, जो आमतौर पर सभी प्रकरणों में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इसके कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए और उनसे संघर्ष किया जाए। आठवीं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकलने की आदत। नौवीं, चाहत की कमजोरी, कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। 10वीं, पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत या उत्सुकता। 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक पर आधारित। 11वीं, सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी, जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसलिए उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। 12वीं, विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या अवसर आने पर उसका लाभ न उठाने की आदत। 13वीं, दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ कल्पना लोक में विचरण करना। 14वीं, अमीरी के लक्ष्य के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। कुछ बनने, कुछ करने और कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा के अभाव। 15वीं, अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो आमतौर पर जुए या ऐसी ही आदतों में झलकती है। 16वीं, आलोचना का डर, कई लोग सिर्फ इसलिए योजनाएं नहीं बना पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे। ये शत्रु इस सूची में सबसे प्रमुख है क्योंकि ये आमतौर पर अंतर्मन में रहता है जहां इसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। बाद वाले अध्याय में 6 मूलभूत डरों को देखें। आइए हम आलोचना के डर के कुछ लक्षणों की जांच करें। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदार, मित्रों और जनता को इस बात की अनुमति दे देते हैं कि वो उन्हें प्रभावित करें। वो अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा ये होता है कि वो जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं।
क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। जो भी इस प्रकार के डर के सामने हार मान जाता है वो जानता है कि उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इससे महत्वाकांक्षा नष्ट होती है और हासिल करने की इच्छा भी। लाखों लोग कॉलेज छोड़ने के बाद वयस्क शिक्षा हासिल करने के लिए विचार को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। अनगिनत स्त्री पुरुष, युवा और बूढ़े अपने रिश्तेदारों को ये अनुमति देते हैं कि वो कर्तव्य के नाम पर उनकी जिंदगी तबाह कर दें, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। कर्तव्य का ये मतलब नहीं होता कि कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर ले और अपने जीवन को अपने हिसाब से न जिए। लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें समाज से डर होता है कि असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगा। इन मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं या करियर चुनने को भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो ये कह सकते हैं, ज्यादा ऊंचे लक्ष्य मत बनाओ, लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। जब एंड्रयू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं 20 साल तक व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने में मेहनत करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो मेरी कल्पना से भी ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा, और ये सभी बहाने आलोचना के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। मेरे अंदर किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते, ये काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे और तुम आजीविका कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है, तुम ऐसा कर सकते हो। वैसे भी तुम कौन हो जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओगे। याद रखो कि तुम गरीब परिवार में जन्मे हो, तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो। लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। और उन्होंने ऐसा सोचा भी। आज से पहले किसी और ने यह काम क्यों नहीं किया। यही और इससे मिलते जुलते कई और सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया अचानक मेरी तरफ लगी थी और मेरी हंसी उड़ाने पर तुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई ये चाहता हो कि मैं कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने से पहले ही हार मान लूं। मेरे पास एक अच्छा अवसर था कि मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोट दूं, इससे पहले कि ये मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि अधिकांश विचार मुर्दा पैदा होते हैं। तत्काल कर्म की निश्चित योजनाएं बनाकर ही हम उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। विचार को पालने का सही समय इसके जन्म का समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजरा हर मिनट इसके जिंदा रहने को अधिक सुनिश्चित करता है। अधिकांश विचारों की मौत के पीछे आलोचना का डर होता है, जिसकी वजह से वो योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। आलोचना से न घबराने वाला एक बेहतरीन उदाहरण फ्रेड स्मिथ है, जिनके ऊपर आलोचना का कोई असर नहीं पड़ा और वो दृढ़ता से अपने सपने को पूरा करने लगे। फेडरल एक्सप्रेस की इसी सफलता को पिछले अध्याय में बताया गया है। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि भौतिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों का परिणाम होती है। इस विश्वास के पीछे आधार है, परंतु जो लोग केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं वो लगभग हमेशा निराश ही होते हैं, क्योंकि वो एक और महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। यही वो ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली अवसर बना सकते हैं। टॉम मोनाघन को ही देख लें, जिन्होंने डोमिनोज पिज्जा को एक स्टोर से दुनिया भर में हजारों होम डिलीवरी आउटलेट में तब्दील कर दिया। ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए 30 वर्ष का समय लग गया। 1989 में उन्होंने समाज सेवा करने के लिए अपनी सफलतम कंपनी को बेचने का निर्णय ले लिया, परंतु उनका प्लान सफल नहीं हो सका। जिस कंपनी ने डोमिनोज पिज्जा को खरीदा था वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई, जिस कारण लगभग 2.5 वर्षों के बाद मनोगम को फिर से वापस आना पड़ा। संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए
बहुत ही कठिन परिश्रम और लगन की जरूरत पड़ी। मनोघम ने यह समर्पण अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही सीख लिया था। बचपन में ही उन्होंने नुकसान, गरीबी और कुप्रथाओं से एक उद्यमी के रूप में पहचान बनाई थी। एक बार फिर से उन्होंने 6000 स्टोर पहुंचाने में अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी। इन 6000 में से 100 स्टोर यूनाइटेड स्टेट्स में ही थे। एक बार फिर से चेन जब अपनी गति से बढ़ने लगी, मनोघन ने प्रचार के लिए एक नया डिलीवरी नियम लागू किया। इसने ग्राहकों को उनके घर में 30 मिनट में डोमिनोज पिज्जा पहुंचाने की सुविधा दी। 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में डिलीवरी करने वाले वाहनों की रफ्तार के कारण उन्हें कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। एक महिला जिसे इसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा था, मनोघन को उसे $30 लाख देने पड़े। अंत में एक और महिला को $780 लाख देने पड़े। इसके पश्चात उन्होंने इस 30 मिनट गारंटी नियम को हटा लिया। इस भारी नुकसान के बावजूद मनोघन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अधिक पैसा, अधिक ताकत और समय लगाया और अपनी कंपनी को फिर से गति पकड़ा दी। उनके इस लगन और सकारात्मक सोच ने उनकी टीम को प्रोत्साहित किया और यही कारण है कि डोमिनोज अपनी इंडस्ट्री में सबसे सफल कंपनी है। आप जिन पहले 100 लोगों से मिले, उनका परीक्षण करें। उनसे पूछें कि वो जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं और उनमें से 98 लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे। अगर आप जवाब देने के लिए उन पर जोर डालेंगे तो कुछ कहेंगे सुरक्षा, कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे सुख, बाकी कहेंगे शोहरत और शक्ति तथा बचे हुए लोग कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा, आरामदेह जीवन, गाने, नाचने या लिखने की योग्यता। पर उनमें से कोई भी इनको परिभाषित करने में समर्थ नहीं होगा या आपको उस योजना के बारे में हल्का सा संकेत भी नहीं दे पाएगा जिसके द्वारा वो अपनी अस्पष्ट इच्छाओं को हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं। अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती। अमीरी निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हों और निरंतर लगन हो। लगन कैसे विकसित करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम है, पहला, निश्चित लक्ष्य जिसके बीच इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा, एक मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसरबंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। चौथा, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता पूर्वक गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। ये 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस फिलॉसफी के 13 सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन 4 कदमों को अपनी आदत बना लें। यही वो कदम है जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वो कदम है जो विचार को स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वो कदम है जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांसारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वो 4 कदम हैं जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वो कदम है जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। यही आपको डर, हताशा, उदासीनता पर विजय दिलवाते हैं। जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं, उन सभी के लिए एक शानदार पुरस्कार है। यह पुरस्कार है अपना खुद का भविष्य लिखने का अधिकार और जीवन से अपनी मुंह मांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। लगनशील व्यक्तियों के पास वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मन में किसी तरह की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि को उत्पन्न करता है जो पराभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती है? क्या असीम शक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है जब सारी दुनिया उसके विचार खेमे में हो? ये और इसी तरह के कई सवाल मेरे मन में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की
और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया तथा शुरुआत में उनके पास लगन के सिवाय कुछ भी न था। थॉमस एल्वा एडिसन को ले ले, जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वे विश्व के महान आविष्कारक बन गए और उन्होंने लगन को टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। मुझे एडिसन और फोर्ड का विश्लेषण करने का सुखद अवसर मिला है और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी है। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया है, इसलिए मैं ये बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने उन दोनों ही में लगन के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं देखा जिससे ये दूर दूर तक आभास हो कि वो उनकी महान उपलब्धियों का स्रोत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सफल लोगों पर थोड़ी भी जांच पड़ताल करता है तो वो इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच जाएगा कि उनकी सफलता के मुख्य स्रोत दृढ़ता, लगन, कोशिश और निश्चित लक्ष्य थे। समर्पण और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण स्टारबक मैन होवार्ड शुल्स है। किसी नए विचार के सफल होने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है: उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास। शुल्स को सिएटल में एक छोटी सी कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके कुछ आउटलेट्स थे, में सेल्स और मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए नौकरी मिली। उनकी उस समय शादी हुई थी और उम्र मात्र 29 वर्ष थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस नई नौकरी के लिए न्यूयॉर्क शहर का अपना घर छोड़ दिया। 1 वर्ष पश्चात शुल्स एक व्यावसायिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफी कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफी बार में एक कॉफी से होती है। काम के पश्चात मित्र और सहकर्मी एक बार फिर से कॉफी बार में मिलते तथा घर वापस जाने से पहले कॉफी की चुस्की का आनंद लेते। ये इटालियन जिंदगी का अभिन्न अंग है। शुल्स के मन में यह विचार कौंधा कि इसकी शुरुआत अमेरिका में भी की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगा कि स्टारबक्स की शानदार कॉफी अमेरिका में नई शुरुआत कर सकती है। इस चेन को बनाना शुल्स का जुनून बन गया। वो कॉफी बार की चेन बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, परंतु स्टारबक्स कॉफी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वो कॉफी व्यापार के होलसेल व्यवसायी थे और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी ही दुकान थी। अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए शुल्स ने स्टारबक्स की नौकरी छोड़ दी। 1986 में सिएटल में उन्होंने अपना पहला कॉफी बार खोला। ये एक त्वरित सफलता में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने सिएटल में एक और बार खोला और फिर वैंकूवर में खोल दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख लिया। शुल्स को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार गुणवत्ता वाली कॉफी एक दिन अमेरिकी लोगों के प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी ये सोच सच में कारगर साबित हुई और 1988 में उनकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों कॉफी बार खोल दिए, जहां व्यावसायिक लोग काम के पश्चात बैठकर बातें करें और कॉफी की चुस्की लेते हुए अपने कार्य के दबाव से बाहर निकल सके। उनकी ये सोच यहाँ तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने के बजाय एक कप कॉफी पर करने लगे। परिवार रोजमर्रा की जिंदगी से उबने के पश्चात फिल्म देखने के बाद यहाँ बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 वर्ष नुकसान पर गया। सिर्फ 1989 में $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था, पर शुल्स ने हार नहीं मानी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस कंपनी को दृढ़ करने का यही रास्ता है। ये नुकसान जल्दी ही लाभ में परिवर्तित होगा। एक बार सिएटल के स्टोर को लाभ होना शुरू हुआ, शुल्स ने धीरे धीरे अन्य शहरों में अपने विचार को अमल किया। वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस, डेनवर, शिकागो और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। स्टारबक्स आज संपूर्ण विश्व के घर घर के लोगों की जरूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नमूना बन चुका है। इसने शुल्स को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया है। मास्टरमाइंड की शक्ति, प्रेरक बल। दौलतमंद बनने की ओर 9वां कदम। दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो।
ये अध्याय वो तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा आशय है वो संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास दो या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। पहला, असीम शक्ति। ज्ञान के इस स्रोत से दूसरे किसी अध्याय में बताए तरीके से संपर्क किया जा सकता है और इसमें रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। दूसरा, संग्रहीत अनुभव। संग्रहीत अनुभव या उसका कोई हिस्सा जिसे सुव्यवस्थित और रिकॉर्ड किया गया है किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इस संग्रहीत अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है जहां इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। तीसरा, प्रयोग और शोध। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं। जब ज्ञान संग्रहीत अनुभव के माध्यम से उपलब्ध ना हो तो हमें इसी स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। यहाँ भी अक्सर रचनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञान इनमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और इन योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन तीन प्रमुख स्रोतों के परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और फिर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है तो उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर उसकी योजनाएं विस्तृत हैं और अगर वो बहुत विराट है तो आमतौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वो उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। मास्टरमाइंड को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और संयोजन। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद से बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले के अध्याय में इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने हेतु निर्देश दिए गए थे। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप ये मान लें कि आपने आधा सफर तय कर लिया है। हालांकि ये आपको उस समय महसूस नहीं होगा। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें जो उचित रूप से चुने मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध है। इसलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के दो लक्षण स्पष्ट करेंगे, जिनमें से एक आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल है जो अपने सहयोग से घेरे रखता है, जो उसकी दिल से मदद करने के इच्छुक होते हैं और ऐसा पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। सहयोग पूर्ण संबंध का ये प्रकार लगभग हर बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का आध्यात्मिक रूप समझना जरा ज्यादा मुश्किल है। आप इस वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण सुझाव अपना सकते हैं। कोई भी दो व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते जिनके द्वारा किसी तीसरी अदृश्य और अमूर्त शक्ति की रचना न हो, जिसे तीसरे मन की संज्ञा दी जा सके। मानवीय मन ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब दो लोगों के मन सद्भाव से संयोजित होते हैं तो दोनों की ऊर्जा के आध्यात्मिक यूनिट एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं जो मास्टरमाइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण करता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत या इसके आर्थिक स्वरूप की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रयू कार्नेगी ने खींचा था। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार थी। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था।
उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड का विश्लेषण करें जिसने प्रचुर धनराशि इकट्ठी की है, और कई ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है, और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। इंसान के मन की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितनी कि इसके सेलों की संख्या और क्षमता होगी। मन भी इसी तरीके से काम करता है। यही कारण है कि कई मन अन्य मनों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, और इससे हम महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। सामंजस्य के भाव द्वारा मन का संयोजित समूह एक अकेले मन से अधिक विचार ऊर्जा, जैसे बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस तुलना से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत में शक्ति का वो रहस्य है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त होती है जो दूसरे लोगों के मस्तिष्क द्वारा खुद को घेरे रहते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ के और अधिक करीब ले जाएगा। जब व्यक्तिगत मन का समूह सामंजस्य की भावना से संयोजित होता है और काम करता है, तो इस गठबंधन से बढ़ी हुई ऊर्जा मिलती है जो उस समूह के हर व्यक्तिगत मन के लिए उपलब्ध होती है। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बाधाओं के बीच शुरू किया। ये भी एक उतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन 3 बाधाओं को पार कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना लिया। इस तथ्य के साथ वो अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वो थॉमस एल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए, और आप समझना प्रारंभ कर देंगे कि एक मन का दूसरे पर क्या प्रभाव हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बर्रोज और लूथर बर्बैंक, जिसमें से हर एक में एक महान मन क्षमता थी, से हुआ। और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मन के मैत्रीपूर्ण गठबंधन से मिलती है। इंसान उन लोगों की प्रकृति, आदतें तथा विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वो सहानुभूति और सामंजस्य की भावना के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बर्बैंक, बरोज और फायरस्टोन के साथ अपने संबंधों के द्वारा फोर्ड ने अपनी खुद के मनः शक्ति में इन 4 लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियां भी जोड़ ली। यही नहीं, उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग भी किया, जिसका तरीका इस पुस्तक में बताया जा रहा है। ये सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोगों को वॉशिंगटन मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए लेकर आए। उन्होंने इस समूह का नाम भरोसेमंद दिमाग रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और दौरान इस समूह को विचार शक्ति के नाम से भी जाना जाने लगा, और किसी भी विकट समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग तुरंत बुलाए जाते थे। हमने पहले भी महात्मा गांधी का जिक्र किया हुआ है। शायद अधिकतर लोग जिन्होंने उस विलक्षण छोटे व्यक्ति के बारे में सुना है, उन्होंने बस इतना ही सुना होगा कि वो व्यक्ति जिसने बिना कोई फॉर्मल कपड़े पहने ही अंग्रेजों को परास्त कर दिया। वास्तविकता में गांधी जी कोई विलक्षण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो अपने काल के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके अनुयायियों की संख्या ही इतनी अधिक थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो अब तक जन्म लेने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। हम उस तरीके का अध्ययन करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति हासिल की। इसे कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्हें शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से सामंजस्य की भावना से
एक निश्चित लक्ष्य के लिए संयोजित किया। संक्षेप में गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया, क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात के लिए मंजूर करने के बजाय सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर आपको इसके चमत्कार होने में संदेह है तो आप 2 लोगों को सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करके देखें, चाहे इसकी अवधि कितनी भी लंबी हो। हर व्यापारी जानता है कि कर्मचारियों से सामंजस्य और सद्भाव से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इस सूची में आपने देखा कि सबसे ऊपर असीम शक्ति आती है। जब 2 या 2 से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो वे इस गठबंधन द्वारा खुद को ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां वो असीम शक्ति के शाश्वत स्टोर हाउस से सीधे शक्ति हासिल कर सकें। ये शक्ति के सभी स्रोतों में महानतम स्रोत है। ये वो स्रोत है जिसकी तरफ जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वो इस तथ्य से परिचित हो या ना हो। अन्य 2 प्रमुख स्रोत जिनसे वो ज्ञान हासिल किया जा सकता है जो शक्ति के हासिल करने के लिए आवश्यक है, उतने विश्वसनीय हैं जितनी कि इंसान की 5 ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। आगामी अध्यायों में वो तरीके विस्तार से बताए जाएंगे जिनके द्वारा असीम शक्ति से सबसे अधिक तीव्रता से संपर्क किया जा सकता है। ये धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस पुस्तक में वर्णित किसी भी मूलभूत सिद्धांत का विश्लेषण इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान की धार्मिक आदतों में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता हो। इस पुस्तक का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है पाठक को ये निर्देश देना कि वो धन की अपनी इच्छा को निश्चित लक्ष्य को किस तरह इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करे। पढ़ें, सोचें, और जब आप पढ़ें तो उस पर चिंतन करें। जल्दी ही पूरा विषय आपके सामने खुल जाएगा और आप इसे सही पहलू से देख सकेंगे। धन शर्मीला और संकोची है। इसे उसी तरह मनाना पड़ता है और इसका दिल जीतना पड़ता है जिस तरह से कोई दृढ़ संकल्प वाला प्रेमी अपनी पसंद की लड़की का पीछा करता है। और मजेदार संयोग ये है कि धन का पीछा करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है, उसी से मिलती जुलती शक्ति का प्रयोग किसी लड़की का पीछा करने में किया जाता है। धन की तलाश में इस शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग तब होता है जब इसे विश्वास के साथ मिलाया जाए। इसे चाहत के साथ मिलाना चाहिए, इसे लगन के साथ मिलाना चाहिए। एक योजना के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस योजना को कार्य रूप में परिवर्तित करना चाहिए। अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने वाला सबसे बेहतरीन उदाहरण इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ एंड्रयू ग्रोव है। ग्रोव ऐसी टीम के साथ काम करते थे जिसमें तकनीकी, मार्केटिंग, वित्तीय और प्रशासकीय कार्य देखने वाले पुरुष और महिलाएं बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से काम करते थे। सबसे खास बात थी कि कोई निजी ऑफिस नहीं थे, न ही पार्किंग के लिए जगह, और अधिकारियों को कोई विशेषाधिकार भी नहीं थे। कर्मचारियों को ये उदार विकल्प दिया गया था कि अगर कंपनी फायदे में होती है और स्टॉक उठता है तो वो उसमें पूंजी लगा सकते हैं। ये टीम आपको कैजुअल दिख सकती है, पर ग्रोव की जरूरतें बड़ी सख्त हुआ करती थी। जब 1976 में इंटेल संकट के दौर से गुजर रही थी तो टीम ने खुद की इच्छा से अधिक प्रयास किया, कई घंटे काम किया और अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए भरसक कोशिश की। ऐसे ही एक अन्य अवसर में इंटेल पेंटियम चिप में थोड़ी सी कमी रह गई, जिससे कुछ संचालनों में दिक्कत पड़ने लगी। ग्रोव ने $475 मिलियन खर्च करके उन चिपों को वापस लेकर नई चिप से रिप्लेस कर दिया। ग्रोव ने अपने लोगों को छोटे समूहों में काम करने के लिए प्रेरित किया। हर किसी को अपना रोल ढंग से पता था। हर किसी ने अपने अनुभव, ज्ञान और रचनात्मकता के हिसाब से काम किया। टीम मेंबर इस तरह से प्रशिक्षित किए गए थे कि इतने प्रेरित थे कि वो अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब भी संकट का दौर होता, टीम अपने मन से अधिक समय देती, अधिक ऊर्जा और अधिक दिमाग लगाती, जिससे वो समस्याओं को हरा सके। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे अकूत दौलत कहा जाता है,
तो धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरफ उतनी ही आसानी से प्रवाहित होता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ी से नीचे बहता है। शक्ति की एक महान अदृश्य धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में बहता है। जो लोग धारा की उस दिशा से इसमें प्रवेश करते हैं, ये धारा इन्हें दौलत की तरफ ऊपर ले जाती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ गरीबी और दुख में ले जाती है। जो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वो अपने आप को इस धारा से निकालकर धारा के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। हर आदमी जिसने प्रचुर दौलत हासिल की है, जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। ये इंसान की चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। विचार का सकारात्मक भाव धारा का ये पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का वो पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ नीचे ले जाता है। ये उस व्यक्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत हासिल करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। अगर आप शक्ति की धारा के उस तरफ हैं जो गरीबी की तरफ ले जाती है, तो ये एक चप्पू का काम कर सकता है जिसके द्वारा आप अपने आप को धारा के दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। ये आपकी मदद केवल तभी कर सकता है जब आप इस पर अमल करें, इसका प्रयोग करें। सिर्फ पढ़ने से और इसे अच्छा बुरा बताने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। गरीबी और अमीरी अक्सर स्थान बदलती है। जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है तो ये परिवर्तन आमतौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी में अमल में लाई गई योजना के द्वारा आता है। गरीबी को योजना की कोई जरूरत नहीं होती, इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये साहसी और निर्मम होती है। अमीरी संकोची और शर्मीली होती है, इसे आकर्षित करना होता है। हर कोई अमीर बनने की इच्छा कर सकता है और अधिकतर करते भी हैं, पर बहुत कम लोग अपनी इच्छा को निश्चित योजना और ज्वलंत इच्छा से भरकर अमीरी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। रॉस पेरोट एक मजबूत मन वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। ये खासियत सिर्फ उन्हीं की नहीं थी, बल्कि उनके आसपास के मास्टरमाइंड समूह के लोग भी ठीक वैसे ही थे। उनके पास धन कमाने की एक ज्वलंत इच्छा थी और आखिरकार उन्होंने इसे प्राप्त कर ही लिया। इससे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम EDS की नींव रखते, वो IBM में एक सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उन्हें डर था कि कहीं IBM छोड़कर नई कंपनी खोलने का उनका सपना एक गलती साबित ना हो जाए, पर इस डर से वो रुके नहीं। उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। उनकी सफलता का राज दृढ़ता के साथ अपने सपनों के साथ खड़ा रहना था और उस ऊर्जा को अपने टीम के मास्टरमाइंड समूह के लोगों तक पहुंचाना था जो उन्हें सफलता और अमीरी की ओर आगे बढ़ा सके। पेरोट को यह बात पूर्णतया पता थी कि उनकी प्रतिबद्धता चमत्कार कर सकती है। EDS को मिले उस कॉन्ट्रैक्ट ने सही साबित किया, जो उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। प्रतिस्पर्धा में दो कंपनियां थीं, IBM और EDS। IBM बड़ी अमीर कंपनी थी और उनके पास बहुत बड़ा अनुभवी स्टाफ था, जबकि EDS के पास छोटी और समर्पित टीम थी। पेरोट को याद है, प्रतिस्पर्धा से करीब 30 दिन पहले मैं अपनी टीम के पास पहुंचा, जहां मेरी 15 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने कहा, शायद हम जीत न पाएं, पर यह अनुभव बड़ा जानदार होगा। मैं उन व्यक्तियों पर टूट नहीं पड़ा और उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाल दिया, बल्कि मैं ब्लैक बोर्ड पर गया और वहां सफलता के 7 मूल मंत्र लिखे जिनसे हमें जज किया जाना था। तभी पीछे से एक धीरे से आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, इस तरह तो हम उन्हें 7-0 से हराने वाले हैं। यही वो दिन था जब हम प्रतिस्पर्धा के पहले जीत चुके थे। पेरोट बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के बाद स्टॉक मार्केट में हमारी धमक सुनाई देने लगी। हजारों नई नौकरियां निकालनी पड़ी, कर्मचारियों को बोनस देना पड़ा और इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। उन्हें लगता है कि ये सब संतुष्टि का विषय था, जिससे हर किसी को लगने लगा कि ये डील हमारी मेहनत के दम पर हासिल हुई है और हमने अपने इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों को हराया है। यही एक कंपनी को अलग बनाती है। टीम की तरह काम करने से, मास्टरमाइंड समूह का उपयोग करके ही किसी भी बड़े से बड़े विरोधी को हराया जा सकता है।
सेक्स रूपांतरण का रहस्य, दौलतमंद बनने की ओर 10वां कदम। रूपांतरण शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है। इस विषय में अज्ञान के कारण ये मानसिक अवस्था आमतौर पर शारीरिक रूप से संबंधित की जाती है। अधिकांश लोगों को सेक्स का ज्ञान सही तरीके से हासिल नहीं होता है, इसलिए इसके केवल भौतिक स्वरूप ने उनके मन को पूर्वग्रह से ग्रस्त कर रखा है। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। पहली, मानव जाति का स्थायीकरण। दूसरी, स्वास्थ्य का संरक्षण। आरोग्यकारी माध्यम के रूप में इसकी कोई तुलना नहीं है। तीसरी, रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्तियों से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स का रूपांतरण आसान है और इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसका अर्थ है मन का भौतिक अभिव्यक्ति के विचारों से दूसरी प्रकृति के विचारों तक पहुंचना। सेक्स की चाहत सभी मानवीय चाहतों में सबसे शक्तिशाली चाहत है। इस चाहत के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है जो अन्य किसी भी समय उसके नजदीक तक नहीं फटकती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम तक उठा लेते हैं। यदि इससे निष्कर्ष निकाला जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़कर देखा जाए तो ये प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन सकते हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, परंतु ये पुरस्कार इतना मूल्यवान है, इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की चाहत जन्मजात और प्राकृतिक है। ये चाहत नष्ट नहीं की जा सकती और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मन और आत्मा समृद्ध होते हैं। यदि रूपांतरण के द्वारा इसे इस तरह से ना मोड़ा जाए तो ये विशुद्ध शारीरिक चैनलों से अभिव्यक्ति की मांग करेगी। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः ये पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसके प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किया जाए तो ये कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने ये खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है। पहला, महानतम उपलब्धि वाले व्यक्तियों में उच्च विकसित सेक्स प्रकृति पाई जाती है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीख ली है। दूसरा, वो लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और साहित्य, उद्योग, आर्किटेक्चर और प्रोफेशंस में अद्भुत शोहरत पाई है, उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है। वो शोध जिसके द्वारा ये खोजें की गईं 2000 सालों तक की जीवनियों और इतिहास के पन्नों से किया गया, जहां भी ये प्रमाण उपलब्ध था कि उनमें उच्च विकसित सेक्स प्रकृति भी थी। सेक्स के भाव की उद्दाम शक्ति है जिसके खिलाफ शरीर जैसे कोई विरोध काम नहीं करता। इस भाव द्वारा संचालित होने पर लोगों में एक्शन की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस सत्य को समझ लें और आप इस वक्तव्य के महत्व को पकड़ लेंगे कि सेक्स रूपांतरण में रचनात्मक योग्यता का रहस्य शामिल है। किसी भी आदमी या जानवर की सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दें, आपने एक्शन के प्रमुख स्रोत को हटा दिया है। इसके प्रमाण के लिए आप देखेंगे कि उस जानवर का क्या होता है जिसे बघिया कर दिया गया हो। जब बैल का बघिया किया जाता है तो वो उतना ही पालतू हो जाता है जितना कि गाय। सेक्स ग्रंथि को हटाने का अर्थ है आदमी या जानवर के अंदर से संघर्ष की इच्छा को समाप्त कर देना। महिला के साथ भी यही होता है।
मन के मुख्य 10 आवेग। मानवीय मन आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके द्वारा ये कंपनियों की उच्च दर पर पहुंच जाता है, जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वे आवेग जिन पर मन अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है, ये हैं: पहला, सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा। दूसरा, प्रेम। तीसरा, शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ या धन की प्रबल इच्छा। चौथा, संगीत। पांचवा, मित्रता, चाहे ये समलिंगियों में हो या विपरीत लिंग के दो लोगों के बीच हो। छठा, दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन, जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं। सातवां, साथ साथ झेला गया दुख, जो उन लोगों द्वारा अनुभव किया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया। आठवां, आत्म सुझाव। नौवां, डर। 10वां, मादक द्रव्य और शराब। सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा आवेगों की सूची में शीर्ष पर आती है, जो सबसे प्रभावी ढंग से मन को ऊंचा उठा देते हैं और शारीरिक एक्शन के पहियों को चालू कर देते हैं। इन आवेगों में से 8 प्राकृतिक और रचनात्मक हैं, 2 विध्वंसक हैं। यहाँ पर सूची इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आपका मन प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने में समर्थ हो। इस अध्ययन से आप ये देख सकेंगे कि सेक्स का भाव बहुत बड़े अंतर से सबसे गहन और सशक्त मन आवेग है। किसी ज्ञान दंभी ने कहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति वो है जिसके लंबे बाल हैं, जो अजीब भोजन करता है, अकेला रहता है और लोगों के मजाक का निशाना बनता है। जीनियस की बेहतर परिभाषा है वो व्यक्ति जिसने ये खोज लिया है कि किस तरह विचार की गहनता को उस बिंदु तक बढ़ा लिया जाए जहां वो ज्ञान के उन स्रोतों से संवाद कर सके जो सामान्य विचार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। चिंतन करने वाला व्यक्ति जीनियस की इस परिभाषा के संबंध में कुछ सवाल पूछना चाहेगा। पहला सवाल होगा, कोई व्यक्ति किस तरह ज्ञान के उन स्रोतों से संवाद कर सकता है जो सामान्य विचार के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल होगा, क्या ज्ञान के ऐसे स्रोत हैं जो सिर्फ जीनियस को ही उपलब्ध होते हैं, और अगर ऐसा है तो वे स्रोत कौन से हैं और उन तक निश्चित रूप से कैसे पहुंचा जा सकता है। प्रतिभा छठी इंद्रिय द्वारा विकसित होती है। छठी इंद्रिय का यथार्थ अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। छठी इंद्रिय रचनात्मक कल्पनाशीलता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का प्रयोग बहुसंख्यक लोग पूरे जीवन में कभी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो आमतौर पर ऐसा संयोगवश होता है। तुलनात्मक रूप से कम संख्या में ही लोग किसी उद्देश्य से सोच विचार कर रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो लोग स्वैच्छिक रूप से और इसके कार्यों की समझ के साथ इसका प्रयोग करते हैं, वही जीनियस होते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति इंसान के सीमाबद्ध मन और असीम शक्ति के बीच एक सीधी कड़ी है। सभी तथाकथित धार्मिक क्षेत्रों के रहस्य उद्घाटन और आविष्कार के क्षेत्र में नए या मूलभूत सिद्धांतों की सभी खोजें कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा ही संभव है। जब विचार या अवधारणाएं किसी के दिमाग में कौंधते हैं, जिसे लोकप्रिय भाषा में आभास कहा जाता है, तो वे इनमें से किसी एक या एक से अधिक स्रोतों से आते हैं। पहला, असीम शक्ति। दूसरा, अंतर्मन, जहां पांचों इंद्रियों द्वारा मन तक पहुंचती सारी छवियां विचार के संवेग रिकॉर्ड हैं। तीसरा, किसी अन्य व्यक्ति के मन से निकला कोई विचार या सतार्किक विचार के माध्यम से प्राप्त विचार या अवधारणा की तस्वीर। चौथा, किसी अन्य व्यक्ति के अंतर्मन स्टोर हाउस से कोई अन्य ज्ञात स्रोत नहीं है जहां से प्रेरक विचार या आभास प्राप्त किया जा सके। जब मन के एक्शन को 10 मन आवेगों में से एक या एक से अधिक आवेग द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो इससे व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो सामान्य विचार से ऊपर उठ जाता है। इससे व्यक्ति को वो दूरी, स्कोप और विचारों की वो गुणवत्ता हासिल हो जाती है जो निचले स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। जैसे कि जब कोई बिजनेस या प्रोफेशनल रूटीन की समस्याओं के समाधान में संलग्न हो। जब आप मन के आवेग के किसी स्वरूप के द्वारा विचार के अधिक ऊंचे स्तर तक उठ जाते हैं,
तो आप उसी स्थिति में होते हैं जैसे आप हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हों जहां से आपको उस क्षितिज के पार भी दिखाई देता है जो जमीन पर रहते समय आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। यही नहीं, विचार के इस अधिक उच्च स्तर पर व्यक्ति किसी आवेग के द्वारा बाधा या बंधन महसूस नहीं करता जो उस समय महसूस होते हैं जब वो 3 मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को हासिल करने की समस्याओं से जूझता है। वो विचार के एक ऐसे संसार में है जिसमें साधारण रोजमर्रा के विचार प्रभावी ढंग से हटा दिए गए हैं। जिस तरह हवाई जहाज में ऊपर उठने पर पहाड़ और घाटियों और भौतिक दृष्टि की अन्य सीमाएं हट जाती हैं, विचार के इस उच्चतर स्तर पर मन की रचनात्मक शक्ति को कार्य की स्वतंत्रता मिल जाती है। छठी इंद्रिय के काम करने के लिए साफ हो जाता है। ये उन विचारों के प्रति ग्रहणशील हो जाती है जो व्यक्ति तक किसी अन्य परिस्थिति द्वारा नहीं पहुंच सकते। छठी इंद्रिय वो शक्ति है जो एक प्रतिभावान और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर को स्पष्ट करती है। रचनात्मक शक्ति का जितना अधिक प्रयोग किया जाए, ये उतनी ही अधिक विकसित होती है। वो व्यक्ति के अंतर्मन के बाहर से आ रहे तत्वों के प्रति उतनी ही अधिक चौकस और ग्रहणशील होती है। व्यक्ति इस पर जितना विश्वास करता है और विचार संवेगों के लिए इससे जितनी अधिक मांग करता है, यह उतनी ही प्रबल होती जाती है। इस शक्ति को सिर्फ उपयोग के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। वो भी पूरी तरह से छठी इंद्रिय की शक्ति के द्वारा काम करती है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत छोटी आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली। यह आवाज रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा अंदर से बोलती है, जिनमें प्रखर कल्पना शक्ति है। वो लोग इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार इस तथाकथित आभास के द्वारा आ जाते हैं। एक महान वक्त है जो तब तक महानता हासिल नहीं करता जब तक वो अपनी आंखें बंद ना करे और रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति पर पूरी तरह निर्भर न रहे। जब पूछा गया कि वो अपने भाषण के क्लाइमैक्स पर पहुंचने से ठीक पहले अपनी आंखें क्यों बंद कर लेता है, तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि तब मैं उन विचारों को व्यक्त करता हूं जो मेरे भीतर से आते हैं। अमेरिका के सबसे सफल और सबसे प्रसिद्ध फाइनेंसरों में से एक की आदत थी कि वो निर्णय लेने से पहले 2 या 3 मिनट तक आंखें बंद कर लेता था। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता था, तो उसने जवाब दिया, आंखें बंद होने पर मैं अनंत शक्ति के स्रोत से विचार हासिल करने में समर्थ होता हूँ। मैरीलैंड के चेवी चेज के स्वर्गीय डॉक्टर एल्मर अरे गटर्स ने 200 से अधिक उपयोगी पेटेंट कराए, जिनमें से कई मूलभूत थे, और उन्होंने ऐसा रचनात्मक शक्ति के प्रयोग और विकास की प्रक्रिया के द्वारा किया। उनका तरीका महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी। यह हर उस व्यक्ति के काम का है जो जीनियस के स्तर तक उठने में रुचि रखता है, जिस श्रेणी में डॉक्टर गेट्स निसंदेह आते हैं। डॉक्टर गेट्स सचमुच महान थे, हालांकि वो दुनिया के कम प्रचारित वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी प्रयोगशाला में एक कक्ष था जिसे वो अपना व्यक्तिगत सन्नाट कक्ष कहते थे। ये साउंड प्रूफ था और इसे इस तरह बनाया गया था कि इसमें पूरा अंधेरा किया जा सकता था। इसमें एक छोटी टेबल थी जिस पर वो अपना राइटिंग पैड रखते थे। इस टेबल के सामने दीवार पर एक बिजली का पुश बटन था जिससे बल्ब जलते और बंद होते थे। जब डॉक्टर एटीएस की इच्छा होती थी कि वो अपनी रचनात्मक शक्ति के द्वारा उपलब्ध शक्तियों से मदद लें, तो वो इस कमरे में जाकर टेबल के सामने बैठ जाते थे और बत्तियां बुझाकर उस खोज के सभी ज्ञात तत्वों पर ध्यान एकाग्र करते थे जिस पर वो काम कर रहे थे। वो तब तक इसी स्थिति में बने रहते थे जब तक कि कुछ विचार उनके दिमाग में कौंध नहीं जाते थे। इस तरह उस खोज के अनजान तत्व उनके दिमाग में आते थे। एक अवसर पर विचार इतनी तेजी से आए कि उन्हें लगभग 3 घंटे तक लिखने के लिए विवश होना पड़ा। जब विचारों का प्रवाह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने नोट्स देखे, तो उन्होंने पाया कि उनमें उन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है जिसके बारे में वैज्ञानिक जगत में ज्ञात डेटा की कोई तुलना ही नहीं थी। यही नहीं, नोट्स में उनकी समस्या का जवाब
बुद्धिमत्ता पूर्वक और सिलसिलेवार प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर गेट्स ने व्यक्तियों और कॉरपोरेशंस के लिए विचारों के लिए बैठकर अपनी आजीविका कमाई। अमेरिका के कुछ सबसे बड़े कॉरपोरेशंस उन्हें प्रति घंटे के हिसाब से भारी फीस दिया करते थे ताकि वे विचारों के लिए बैठे। तार्किक शक्ति अक्सर गड़बड़ होती है क्योंकि ये काफी हद तक व्यक्ति के संचित अनुभव से निर्देशित होती है। अनुभव के द्वारा ज्ञात सारा ज्ञान सही नहीं होता। रचनात्मक शक्ति के द्वारा प्राप्त विचार अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे ऐसे स्रोतों से आते हैं जो मन की तार्किक शक्ति के उपलब्ध स्रोतों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्रतिभावान और साधारण आविष्कारक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रतिभावान अपनी रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा काम करता है, जबकि साधारण व्यक्ति इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। वैज्ञानिक आविष्कारक संश्लिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह की कल्पना शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक आविष्कारक कोई खोज शुरू करता है तो वो तार्किक शक्ति द्वारा अनुभव के माध्यम से संचित अपने ज्ञात विचारों और सिद्धांतों को इकट्ठा और संगठित कर लेता है। अगर उसे लगता है कि ये संचित ज्ञान के उन स्रोतों का सहारा लेता है जो उसकी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा उसके लिए उपलब्ध है, वो तरीका जिसके द्वारा वो ऐसा करता है हर व्यक्ति के साथ बदलता है, परंतु ये उसकी तकनीक का सार है। पहला, वो अपने मन को प्रेरित करता है ताकि ये सामान्य से अधिक ऊंचे स्तर पर काम करे और इसके लिए वो 10 मन आवेगों में से एक या इससे अधिक या अपनी पसंद के किसी अन्य आवेग का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, वो अपने आविष्कार के सभी ज्ञात तत्वों की एक पूरी तस्वीर बना लेता है। वो इस तस्वीर को अपने मन में रखता है जब तक कि ये अंतर्मन द्वारा पकड़ न ली जाए और फिर वो अपने दिमाग से सारे विचारों को साफ कर देता है और इंतजार करता है कि उत्तर उसके दिमाग में कौंध जाएंगे। कई बार परिणाम निश्चित और तत्काल होते हैं, बाकी समय परिणाम नकारात्मक होते हैं जो छठी इंद्री या रचनात्मक शक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं। एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपने कल्पना की तार्किक शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजन किए। फिर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा विश्वसनीय स्रोत से जुड़े और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया जिससे वो बल्ब बना पाए। फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव था। काफी विश्वसनीय प्रमाण है कि रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का अस्तित्व है। ये उन लोगों के सटीक विश्लेषण से उपलब्ध है जो विभिन्न क्षेत्रों में लीडर बनते हैं, हालांकि उन्हें अधिक शिक्षा का लाभ नहीं मिला। लिंकन महान लीडर के प्रसिद्ध उदाहरण हैं जिन्होंने रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के प्रयोग द्वारा महानता हासिल की। उन्होंने इस शक्ति को प्रेम के आवेग के परिणाम स्वरूप खोजा, जिसका अनुभव उन्हें इन रूटलेस से मिलने के बाद हुआ। प्रतिभा के स्रोत के अध्ययन के संबंध में ये सर्वाधिक महत्व का वक्तव्य है। उन महान लीडरों के रिकॉर्ड से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का प्रभाव था जिसने कामेच्छा के आवेग के द्वारा उनके मन में रचनात्मक शक्ति को जागृत कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफीन से प्रेरणा मिलती थी तो वे अपराजय हो जाते थे। जब उनकी तार्किक शक्ति उन्हें प्रेरित किया करती थी कि वो जोसेफीन को दरकिनार कर दें तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलन उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। हम आसानी से अमेरिका के दर्जनों प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण देख सकते हैं और इसे सिर्फ शालीनता की मांग की वजह से ही नहीं कर रहे हैं, जो अपनी पत्नियों के प्रेरक प्रभाव के माध्यम से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचे। परंतु जब धन और शक्ति का जुनून उनके दिमाग पर चढ़ गया और जब वो अपनी पुरानी पत्नी के स्थान पर नई पत्नी ले आए तो उनके पतन का दौर शुरू हो गया। नेपोलियन वो पहला आदमी नहीं था जिसने ये खोजा कि सही स्रोत से आने वाले सेक्स का प्रभाव किसी अन्य विकल्प से अधिक सशक्त होता है जिसे केवल तर्क द्वारा रचा जाए। मानवीय मन आवेग पर प्रतिक्रिया करता है। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामेच्छा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए तो ये प्रेरक शक्ति इंसानों को विचार के अधिक उच्च आकाश तक उठाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे चिंता और छिटपुट परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं जो निचले स्तर पर उनकी राह में रोड़े बने हुए थे।